आपको याद हो टर्मिनोलॉजीज़ की थी, तो उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको करवाई थी, लेकिन वो तो उस टाइम आप बिल्कुल न्यू थे, बेसिक्स थी आपकी। अब ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं सारी, ये थोड़ी अपर लेवल की हैं, ठीक-ठाक लेवल की हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको, क्योंकि आपने पाकिस्तान की सारी चीज़ें तकरीबन पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक टॉपिक्स हैं, आपने हर चीज़ को टच कर लिया है तकरीबन, तो ये आपको अभी अंडरस्टैंडिंग होने में, करने में आसानी होगी। उसके अलावा ये हमारे पास ये लेक्चर आपको ओपनिंग देगा पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ, क्योंकि हमने भी अपने बेसिस जो हैं, अपने ग्राउंड्स जो हैं, वो फिट करने हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ, क्योंकि हमने भी इंशाल्लाह कल तो हो सकता है हम इस्लामियात का लेक्चर लें, फिर इसी तरह हम ये इस्लामियात के लेक्चर्स जो जितने भी रहते हैं वो ख़त्म होने के बाद हम शिफ्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। उसमें तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। 10-12 टॉपिक्स हैं हमारे प्री पार्टीशन के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने सीएसएस के पेपर अगर मोस्टली देखे हों, तो वो मोस्टली हमारे पास प्री पार्टीशन से आते ही नहीं है, वो करंट अफेयर से ही आते हैं। टोटल करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर भी और करंट अफेयर भी। आपने डिफरेंशिएट सिर्फ इस तरह करना होता है कि पाकिस्तान के अफेयर में जब आप कंक्लूजन लिखते हैं या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसका सारा डोमेन पाकिस्तान होता है। आप पाकिस्तान के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और करंट अफेयर में आप पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड के पूरे अपने हर डोमेन को आपने टच करना होता है। तो ये आपके आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें आपको ये हो चुके हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको सॉल्यूशंस देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेमोक्रेसी का कोई ऐसे लग जाता है, तो उसमें आपको ये चीज़ फुलफ़िल करने में, ये टैकल करने में आसानी होगी कि क्यों पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है, क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फेलियर है। क्योंकि फॉलोइंग्स जितने हम आज टर्मिनोलॉजीज़ कर सकें इंशाल्लाह, उम्मीद ये है, क्योंकि इसमें 3, 4, 5 आपने पढ़ चुकी हैं, जिससे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर से जाऊँगा, सिर्फ लिंक क्रिएट करूँगा। उसके अलावा जो है बाकी इंशाल्लाह जो न्यू होंगे वो आपको फ़ायदा देंगे, और कुछ टर्म्स भी इससे आपकी लर्निंग हो जाएगी। मतलब हर एस्पेक्ट हमारे पास इन टर्मिनोलॉजीज़ में आपका टच होगा। अच्छा जी, तो ये स्क्रीन तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे हिसाब से जितना भी काम है वो आपको ओरली सुनना ही पड़ेगा, और जो कुछ मैं लिख सका तो वो ही मैं लिखूँगा। बाकी ये स्क्रीन में जो चीज़ें हैं ये थोड़ी-सी डिस्टर्ब है, और उम्मीद है कि मुझे डिस्टर्ब ना कर दें, क्योंकि इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो टॉपिक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल चैलेंजेस इन पाकिस्तान, आप कह सकते हैं इस टॉपिक को कि डेमोक्रेटिक इश्यूज़ इन पाकिस्तान, आप कह सकते हैं इस टॉपिक को कि व्हाई हमारे पास बीइंग पाकिस्तान बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल हमारे पास एक स्टेट होते हुए भी पाकिस्तान हमारे पास जो है वो स्टेबल नहीं है, तो उसके बेसिक पीछे रीज़न्स क्या हैं? तो वो हमारे पास इंशाल्लाह हम टच करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है आपको 2 बातें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारे पास ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर है और हाइपर स्टेट। इसको बताने की मुझे उम्मीद है कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन टच करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने कॉन्टेक्स्ट बनाना है, हमने अपने टॉपिक को लिंक करना है। तो ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास एक मसला होता है कि हमारे कंट्री में हमारे पास, एक स्टेट में हमारे पास जो है वो 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड हमारे पास लेजिस्लेशन। अब हर एक पिलर का अपना काम है। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून संभालना, स्टेबिलिटी लेकर आना, पीस लेकर आना। इसी तरह जुडिशरी का काम है जो कानून बना हुआ है उसको लागू करवाना, और लेजिस्लेशन का काम है कानून साजी करना। लेकिन पाकिस्तान में इशू क्या है कि एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स एक्स्ट्रा इस्तेमाल करता है। एग्जीक्यूटिव हमारे पास जो है वो बहुत पावर में है, जिसकी वजह से वो ओवरकम कर जाता है जुडिशरी और लेजिस्लेशन को, और जिसका इफेक्ट हमारे पास पाकिस्तान को सीन होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सेटबैक्स। पाकिस्तान को पॉलिटिकल सेटबैक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान की जो सियासत है, जो पॉलिटिकल डोमेन है, वो स्टेबल नहीं हो सका, और इसने पाकिस्तान को ठीक ठाक इफेक्ट किया है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास बांग्लादेश है। 1971 में बांग्लादेश जो हमारे पास टूटा, पाकिस्तान हमारे पास 2 पीसेस में टूटा, वेस्ट और ईस्ट में जो था। ऑलरेडी पाकिस्तान बना था जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे पर, तो वो डिवाइड हुआ इसी ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास जो है, और ये हमारे पास डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है।
डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी हमारे पास कहती है कि आपके जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी डोमेन में काम करें। आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अपनी डोमेन में काम करें। अगर कोई अथॉरिटेरियनिज़्म करता है, कोई आपके पास ज़ोरावरी करता है, तो वो जो नॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के, उसके अगेंस्ट हैं। ठीक हो गया? ये तो हो गया टिक, पहला बात। दूसरी बात, हमारे पास हाइपर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने क्या कहा था कि जुडिशरी आपकी जुडिशरी एक्टिविज्म करती है, सुओ मोटो करती है। आपने ये नाम सुने होंगे, सुओ मोटो, जुडिशरी एक्टिविज्म। क्यों? ये हमारे पास अपने जो डोमेन है, आपका इनका काम क्या है कि हमें कानून बताना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताना, हमें लॉ बताना। लेकिन जब ये घुस जाते हैं सरकार के कामों में, जब ये घुस जाएंगे शुगर की प्राइसेस को सेट करने में, जो कि काम लेजिस्लेशन का है, ठीक हो गया, ये घुस जाएंगे इनके साथ लिंक्ड होकर, उल्टे सीधे फैसले फैसले करके 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़वाएंगे, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़वाएंगे, फांसियां रुकवाएंगे, उल्टी सीधे हरकतें करेंगे। ठीक हो गया। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि फिर पाकिस्तान जैसी स्टेट में हमारे पास जब जुडिशरी डोमिनेट कर जाए, या किधर भी कहीं भी पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा जुडिशरी डोमिनेट कर जाए, तो वहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं। जैसे कि हमने रिकोडेक केस में पढ़ा था कि बलूचिस्तान में कोर्ट ने विदाउट हमारे पास अफेयर क्या किया था कि अगेंस्ट कर गए थे एक इंटरनेशनल ट्रीटी के। ठीक हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पेनल्टी हुई थी $6 से $7 बिलियन की। तो फिर क्या होता है, इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं। और ऐसी स्टेट में क्या होता है, जब जो स्टेट पॉलिटिकल और जो स्टेट इकोनॉमिकल अनस्टेबल होती है, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, जिसकी जो मतलब यही हम आपके पास जो सबसे बड़ी खराबी है। तो फिर आपका पाकिस्तान जैसा स्टेट जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिकल की कॉगमायर पर है, तो फिर जहाँ वहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, तो आप खुद ही सोचो उसका क्या हाल होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज अब हमारे पास जो है वो तीसरी हमारे पास जो, मैं आपको यहाँ पे न्यू वो करूँगा, मैं लिख के आप लोगों को आज इंशाल्लाह समझाऊंगा। तीसरी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है पैट्रॉन। ये आप अपने पास लिख लें, पैट्रॉन, PATRON, पैट्रॉन क्लाइंट, पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप। अब इस टर्मिनोलॉजी का और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखें, और ये दी किसने है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आपको डेविड डेविड गिलमार्टिन, ये डेविड गिलमार्टिन का कॉन्सेप्ट है। और इनके साथ आयन टालसोट, आप आई लिख के टेलसोट लिख सकते हैं, TALSOT। ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये कहते हैं कि पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप, जब हम पार्टीशन का पोर्शन पढ़ेंगे उसमें हमें समझ आएगी कि ये क्या था और ये लोग कौन थे। ठीक हो गया। पैट्रन क्लाइंट पार्टनरशिप में क्या हुआ था, क्या किया गया था कि डिवाइड एंड रूल वाला काम किया गया था। ठीक हो गया। या ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि पंजाब में हमारे पास एक पैटर्न फॉलो किया था, उसको पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप कहते हैं। वो क्या पैटर्न था कि जो मालदार लोग थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो वहाँ के पावरफुल लोग थे, उनके साथ रिलेशन क्रिएट किया था, उनके साथ ताल्लुक बना के उनको हमारे पास यहाँ तक के अल्लाह माफ़ी दे, यहाँ तक आया था कि उस टाइम तो ये इतना बेहयाई का दौर नहीं था। वहाँ वहाँ पे जो फीमेल थी, इंग्लिश फीमेल थी, वो उनको प्रोवाइड करते थे ज़िना के लिए, मस्तियों के लिए, रक्स के लिए। तो उसके बदले में उनसे काम करवाते थे। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटेरियन थे, बड़ी-बड़ी किलाएँ उनके पास थी, बड़ी-बड़ी ज़मीनें उनके पास थी, बड़े-बड़े लोग उनके अंडर उनकी ज़मीनों में काम करते थे। तो जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल हमारे पास क्रिएट करना चाहते थे पैटर्न क्लाइंट रिलेशन के थ्रू। ठीक हो गया? तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो और मुस्लिम लीग है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी एज कम्पेयर टू, देखिए 3 पार्टियां थी, अगर आपको पता हो, किससे पहले, पार्टीशन से पहले 3 पार्टियां थी। एक तो मुस्लिम लीग थी, जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC, और तीसरी हमारे पास यूनियनिस्ट पार्टी थी। अब ये जो थे कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में थे। ब्रिटिश का एक रूल ये था कि इनके दरमियान में डिवाइड किया हुआ था। ब्रिटिशर्स इनको ज़्यादा सपोर्ट करते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो कहते थे, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि मुस्लिम ने आप लोगों को रूल किया है, तो वो इनका साथ देते थे, जिनकी वजह से झड़पें होती थी, जिनकी वजह से अनस्टेबिलिटी होती थी, तो ये अनस्टेबिलिटी कॉज करके वो रूल करते थे। डिवाइड एंड रूल का ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक हो गया। तो तीसरी पार्टी हमारे पास यूनियनिस्ट की थी, यूनियन पार्टी जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास मेजर एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो मालदार लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पे थे। तो ब्रिटिशर्स हमारे पास इनके साथ रिलेशन बनाया था। तो इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि यही यूनियनिस्ट जो पार्टी है, इन्होंने लीड किया था आफ्टर ब्रिटिशर्स। 1946 में हमारे पास जब पाकिस्तान का आज़ादी के जब दिन आए थे, जब उन्होंने हमारे पास AIML जो थी, वो हमारे पास उस मैन्युफैक्चरिंग के दिन थे। तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास जो है वो लोग हैं जो यहाँ से आए थे, यूनियन पार्टी से, और यही लोग हमारे पास फिर आगे आए थे। तो फिर क्या हुआ, उससे हमारे पास फर्दर मोर पाकिस्तान में जो है, फिर ये क्या हुआ, ये पैटर्न क्लाइंट का रिलेशनशिप बना। और वो किस तरह हमें नजर आता है, वो हमें मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट की तरह नजर आता है। कि मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट आज देखें, कभी क्या करते हैं, उठा के इमरान खान को ला के हमारे सर पे बिठा देते हैं, कभी क्या करते हैं, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को। 1970 से भुट्टो की जो फैमिली है वो रूल कर रही है, 1980 से नवाज शरीफ रूल कर रहा है, 1900 के बाद, 2000 के बाद, 13 के बाद इमरान खान और उसकी फैमिली हमारे पास आराम आराम से आना शुरू हो गई। तो ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप, जो मालदार लोग हैं, जिनको ये लोग मानते हैं, इनके साथ इनका रिलेशनशिप रहा, और ये थ्रू आउट हमारे पास ज़िंदगी है, इस चीज़ को फॉलो करते रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले, ये जरदारी लोगों से पहले, ज़िया ने हमारे पास, याहिया खान ने, मुशर्रफ ने सेम काम किया। उनके भी जो बड़े बड़े वकला होते थे, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, उनके साथ उनकी लेन देन होती थी, उनकी लाइन सेट होती थी। तो वो क्या करते थे, जब कोई फ़ायदा हासिल करना होता था एग्रीकल्चरिस्ट ने, जो मालदार लोग होते थे, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान में, जब मैं कहता हूँ कि फूड शॉर्टेजेस का मसला हो रहा है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की जो लैंड है, इतनी बड़ी लैंड पाकिस्तान की है, ये मैं एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर की है, वो मेरा टॉप था सब्जेक्ट का। तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ये फिगर्स देखे थे कि पाकिस्तान की जो इलीट क्लास है, फॉर एग्जांपल मैं उधर तो 7% था, आजकल मैं कहता हूँ 10% लोग, पाकिस्तान के 10% लोग पाकिस्तान की तकरीबन 60% लैंड को ओन करते हैं। इतने बड़े पाकिस्तान में जो 60% है, वो सिर्फ मालदार 10% ओन करते हैं। तो भुट्टो ने क्या किया था, कि भुट्टो ने हमारे पास यहाँ पे डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि फूड शॉर्टेजेस थी 1950s में, फूड शॉर्टेजेस होने लग पड़े थे। तो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये ट्रैक्टर्स, ये हमारे पास ट्यूब वेल्स बनाना, फर्टिलाइजर्स लेकर आना, ये चीज़ें हमारे पास लेकर आए थे। तो जिसकी वजह से लैंड लैंड रिफॉर्म्स आए थे। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, कि इन्हीं 10% लोगों को हमारे पास कब्जा था, इन्हीं 10% लोगों की ज़मीनें फार्मर्स को दी जा रही थी। तो उससे क्या हुआ, उसमें हमारे पास ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप सामने आता है। तो हुआ कुछ यूं कि आ गई गवर्नमेंट 1970s में ज़िया की। तो ज़िया ने क्या किया, जो कुछ भी था, जो कुछ भी चल रहा था, कोर्ट्स में केस चल रहे थे इसके, वो उसने एनल करके मार्शल लॉ डिक्टेट कर दिया। जिसकी वजह से, और ज़िया, अगर आपको पता हो, ज़िया के थ्रू हमारे पास, ज़िया की जितनी भी गवर्नमेंट थी 1979 के बाद, वो इस्लामाइजेशन पे बेस्ड थी। ये फेडरल शरीयत के कोड बनाना, जिना पे रजम रजम करना, हद हद क्रिएट करना, पूरी इस्लामिक जो सिस्टम था, वो उसने लाने की कोशिश की थी। लेकिन इस्लाम का ट्रू एसेंस नहीं था, फॉल्स एसेंस, सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसमें हमारे पास इसने ये कह दिया कि फजूल पराई ज़मीन हथियाना ये शरीयत के अगेंस्ट है। तो ये कहकर उन्होंने जो ये लैंड रिफॉर्म्स थे, उनको कैंसिल कर दिया। और ये जो बेसिक पीछे पर्पस था, वो ये क्या था, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि उनके लिंक हमारे पास बड़े बड़े लोगों के साथ थे, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट के साथ थे। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो समझ आई होगी। नहीं आई तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए, आज भी आप देख सकते हैं, अब आप करंट सिनेरियो में देखें, आपको पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं लग रहा। आप देखें कि बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ, जी एलीट क्लास हमारे पास आज भी रूल कर रही है। ठीक हो गया। जो कुछ कोई कोई मसला भी होता है आज भी, तो क्या होता है, आर्मी और ये जो बड़ी 3 फैमिलीज हैं, पूरे पाकिस्तान इनकी उंगलियों पे नाच रहे थे। कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहा है,
कोई हमारे पास इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कोई ज़रदारी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर जो एक कुछ आपस में पावर पावर डोमेन है वो बंद कमरों में होता है, वो इन 4-5 पार्टीज़ के, वो 4-5 फैमिलीज़ के दरमियान में होता है। तो ये क्या, ये शो करता है कि पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप है, मैं तुम्हें फ़ायदा दूँगा, तुम मुझे फ़ायदा दो, पूरे पाकिस्तान को ये पूरे का पाकिस्तान पे ये रूल करने हैं। तो इसको पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती इस सिनेरियो में, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग जो होते हैं उनका फ़ायदा है। पावरफुल लोग, जो आम आदमी है वो तो पिस रहा है इसके ज़रिए। ठीक है, आप लोगों को समझ आई है? पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप आप लोगों को समझ आया? जी, जी सर। ओके। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो टर्म है, जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस ज़मन में, वो है लैक ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। पाकिस्तान में जो इलेक्शन का सिस्टम है, जो एक तो इरिजिडिटी है ना, एक तो चोरी है, जो कि गुड गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे, क्योंकि गुड गवर्नेंस का एक टाइटल भी है। दूसरी बात हमारे पास लैक ऑफ इलेक्टोरल कल्चर, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उसका कल्चर जो है वो बहुत लेस है, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक नॉर्म है। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आपका, जैसे देखें, हम देख रहे हैं कैसे फ्लुएंट इलेक्शन यूएस में होते हैं, कैसे फ्लुएंट इलेक्शन तरतीब के साथ जर्मनी में, ब्रिटेन में 4 साल बाद, 5 साल बाद प्रेसिडेंटल सिस्टम हो, या हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम हो, इलेक्शन स्मूथली होते हैं। इंडिया में हम देखते हैं 5 साल की पूरी गवर्नमेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये कल्चर है ही नहीं। आपको पता है आपका पहला इलेक्शन कब हुआ था? पाकिस्तान का फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1970s में हुआ था, और वो तकरीबन पाकिस्तान की आज़ादी के 23 से 24 ईयर्स बैक में हुआ था, बाद में हुआ था, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक काम है, जो कि बिल्कुल इरेगुलर प्रैक्टिस है। और फिर उसके बाद आपको पता है दूसरा इलेक्शन यहाँ पे फिर 1977 में हुआ। मतलब होना कब चाहिए था 70 के बाद? 75 में हुआ, 77 में, जिसमें भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई। ठीक हो गया, और इसका रिजल्ट भी नो रिजल्ट, 1977 के इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर आपका अगला इलेक्शन हुआ 1985 में। ठीक हो गया, उस पे बेनज़ीर भुट्टो शायद जीती थी, या पता नहीं कौन आया था। उसके बाद 1988 में फिर आपकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई। फिर 92 में फिर आपका नवाज शरीफ आया। फिर 95 में फिर आपकी पीपल पार्टी आई। फिर 99 में फिर आपका मुशर्रफ, 95 से 99 फिर आपका नवाज शरीफ था। फिर आपके यहाँ पे 99 में फिर मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। फिर आपका अगला इलेक्शन 2008 में हुआ, 10 साल बाद। फिर ये भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अगला इलेक्शन आपका 2013 में होता है, लेकिन यहाँ भी आपकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाती है, यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया जाता है। फिर आपका 2018 में इलेक्शन, तो 2018 में हुआ, लेकिन पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था नवाज शरीफ को। फिर इसके बाद इमरान खान को होना चाहिए था 2023 में, 2022 में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया। इलेक्शन हुआ 2024 में, 6 साल बाद। तो ये क्या है? लैक ऑफ इलेक्टोरल कल्चर। ठीक हो गया, और जिसकी वजह से जो बेसिक हमारे पास कहा जाता है कि इस, मतलब जो बेसिक नॉर्म है डेमोक्रेसी का, वो इसके साथ हमारे पास अफेक्ट होता है, ख़राब होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा विद इन द पार्टीज जो इलेक्शन सिस्टम होता है, देखें, ये पार्टी इलेक्शन हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएंगे और वोट करेंगे और 5 साल बाद वोट नहीं। पार्टीज के अंदर भी हमारे पास वोटिंग सिस्टम होता है। पार्टीज के अंदर भी हमारे पास, देखें, एक बंदा होता है, आप देखेंगे कि आपके फादर्स, फोर फादर्स में एक बंदा अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हम आप में, आपकी फैमिली में कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर होगा, कोई पीटीआई को सपोर्ट कर होगा, लेकिन काफ़ी वक्त से सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अगर कोई मेंबर भी है आपका इन पार्टीज में से, तो इन पार्टीज में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो आपकी पोजीशंस चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप अगर यहाँ पे लो लेवल पे हैं तो अगले 5 साल बाद आपका लेवल ऊपर होगा, फिर आप सेक्रेटरी बनेंगे, फिर आप जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर आप पहुँचते पहुँचते आप एमपीए की सीट पे पहुँच जाते हैं, फिर एमपीए के बाद आप एमएनए बनते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके यहाँ भी विद इन द पार्टी भी इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी नहीं है। इसकी बेसिक रीज़न हमारे पास, आपको पता है क्या है? इसकी बेसिक रीज़न हमारे पास जो है वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है।
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मैंने आपको अभी समझाया था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान को मोस्टली रूल कर रही हैं। एक शरीफ फैमिली, एक ज़रदारी फैमिली और आजकल इमरान खान। मतलब ये तो रूल तो खैर नहीं कर रहे, लेकिन इनकी फैमिली, बहनें, भाई, बट बेटे अभी आजकल बहुत इन हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कोई ना कोई डील हो गई तो इनको हिलाकर आप पर मुसल्लत कर दी जाएगी। वो डील नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ बात ये है। ठीक हो गया। तो ये 3 फैमिलीज आपकी हैं। तो अगर विदिन द पार्टी इलेक्शंस होंगे तो यहाँ से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से जो नीचे वाला बंदा है, जो कि ट्रू एसेंस है आपका, आपके पास इमरान खान को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली? क्योंकि इमरान खान नीचे से ऊपर आया, बेसिक लेवल से नीचे ऊपर आया। पहले वो आम इंडिविजुअल था, वो क्रिकेटर बना, क्रिकेटर बन के उसने नाम कमाया। फिर उसके बाद उसने अपनी सियासत शुरू की, अपनी शौकत खानम से कैंसर हॉस्पिटल बना के, शौकत खानम से नम्स से। उसके बाद हमारे पास वो पार्टी उसने बनाई, अपनी एक बेसिक पार्टी जो 1997 में उसने बनाई थी। उसके बाद उसने 2-3 सीटें जीती। फिर उसके बाद 2008 में ठीक ठाक 10-12 सीटें जीती। 2013 में आके उसमें तकरीबन अपोजिशन में आ गया और फिर 18 में आके वो गवर्नमेंट में बना। तो इसलिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोकल लेवल सिस्टम से आया है, वो नीचे का बंदा है। लेकिन जो मेजर पार्टीज़ है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीएमएलएन और अभी तो इमरान खान के जाने के बाद पीटीआई भी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपने जो अपनी फैमिली, जो इनकी सरकारी फैमिली के साथ आप अतातर देखते हैं पीएमएलएन के साथ, आप जितने भी बदमाश गुंडे देखते हैं पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप देखते हैं, तो वो लिंक्ड हैं और वो अरसे से उनको टिकटिंग मिल रही है। कदरनशीन जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो मालदार होते हैं, ये इन पार्टी के साथ हज़ारों सालों से, सॉरी, सेंचुरीज भी आप नहीं कह सकते, डिकेड से ये इन पार्टी के साथ अटैच्ड हैं और यही रूल करते आ रहे हैं। तो इसके जो है जो बेसिक हमारे पास एसेंस है डेमोक्रेसी का, कि आप इलेक्शन करें, आप विद इन द पार्टी इलेक्शन करें, तो वो तो ना पाकिस्तान में नज़र आता है और ना विद इन द पार्टी से, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी से नज़र आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो डिस्टर्ब है। तो ये लैक ऑफ इलेक्टोरल कल्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया है, कोई इशू तो नहीं है। नो सर। ओके जी, सिर्फ मुनज़्ज़ा को इशू नहीं है, सबको ऑल क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आपके पास जो है, या एक और पॉलिटिकल इशू पाकिस्तान में है, वो क्या है? लैक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी का। ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है, लैक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो है आपके लैक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, पाकिस्तान की कोई एक आइडेंटिटी नहीं है, पाकिस्तान के पीपल की हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। देखिए, इंडिया को हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मेंशन्ड है। तुर्की को हम देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? एक सेकुलर स्टेट है। ठीक हो गया, वहाँ पे दीन मज़हब नहीं है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि पाकिस्तान कौन सी स्टेट है। पाकिस्तान सोशलिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान मॉडरेट स्टेट है, पाकिस्तान हमारे पास जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, या पाकिस्तान हमारे पास एक लिबरल स्टेट है। और ये इसकी जो बेसिक रीज़न है हमारे पास, वो पाकिस्तान की एक्सपेरिमेंटेशन है। और ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ये आप कह सकते हैं एक छोटा सा मिनी सा कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फुल स्पेलिंग मैंने लिखा था ORE, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक हो गया, ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सा था। तो इसके मुताबिक हमने एक मॉडरेट सोसाइटी बनाई थी कि जो मेंबर होंगे हमारे, हमारी जो सोसाइटी होगी, हमारे जो लोग होंगे वो सो इस्लाम पे होंगे, हमारा दीन इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, और बस इसी को हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था? एक मॉडरेट स्टेट था। पाकिस्तान एक मॉडरेट स्टेट बना इस कॉन्स्टिट्यूशन की बिना पर। अब चलते चलते आपके पास, हमारे पास, और ये एक मॉडरेट लोग हमारे पास इसमें हार्श नहीं थे। अब पहुंचे हम 1970s में। 1970s में भुट्टो की गवर्नमेंट आई। भुट्टो ने क्या किया? भुट्टो ने लाने की कोशिश की इस्लामिक सोशलिज्म। इस्लामिक सोशलिज्म। अब इस्लामिक सोशलिज्म के मुताबिक उसने क्या किया था? आपको पता है कि जो प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक हमने पढ़ा था, यही प्राइवेटाइजेशन वाला काम। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि आप, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, सोशलिज्म में क्या होता है कि आप जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं आप उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं।
काम तेज़ करने के लिए, बिज़नेस बढ़ाने के लिए, या जितनी भी प्राइवेट चीज़ होती हैं आप उसको शिफ्ट कर देते हैं नेशनल के पास। ये स्टेट का माल है, आपका माल नहीं है। ठीक हो गया? तो ये इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्या हुआ, पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी में हाफ से ज़्यादा लोग सोशलाइज़ हो गए, सोशलिस्ट हो गए। ठीक हो गया? अब उसके बाद आया दौर 1980s का। अब इसमें क्या हुआ, मार्शल लॉ लग गया, और मार्शल लॉ के थ्रू कौन आ गया? ज़िया, जनरल ज़िया। जनरल ज़िया ने क्या किया, मैंने आपको भी थोड़ी देर बाद पहले बताया कि उसने इस्लामाइजेशन कर दिया पूरे पाकिस्तान में। अगर किसी ने ज़ना किया है तो उस पर हद की जाएगी। बहुत से लोगों पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, विक्टिम उनको बनाकर, उन पर जो हद है, हद मतलब 80 कोड़े, या अगर फीमेल या मैरिड पर्सन अगर ज़ना करता है तो उसको रजम किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो बहुत से लोगों को रजम किया गया। अच्छा, ज़कात का सिस्टम एक बनाया, शरीयत कोड बनाए। बहुत से हमारे पास इसमें अच्छे स्टेप्स भी थे और बहुत हार्श और बुरे स्टेप्स भी थे जो कि पॉलिटिसाइज़ थे। जैसे कि हमने देखा कि कैसे जो पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप में कैसे साथ दिया गया मालदार लोगों का, कि जितने भी रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स, उनको इसके थ्रू ख़त्म कर दिया गया। ठीक हो गया? तो भुट्टो ने क्या किया, एक हार्श ऑर्थोडॉक्स इस्लामाइजेशन लेकर आया। इस्लाम तो लेकर आया, लेकिन जो ट्रू सेंस है इस्लाम का वो नहीं लेकर आए। लोगों को हार्श, सख्त, जैसे हम आप देखें ना, जो डिवाइड हम देखते हैं शिया सुन्नी में, एक दूसरे की दिल बर्दाश्त हम हैं, या जो लैंग्वेज डिस्टिंगुल हम डिवाइड है पंजाबी, बलोची और सिंधी में, तो ये उसी रीजन का हमारे पास, जो हम कहते हैं पोलराइजेशन, जिस कॉन्सेप्ट को हम पोलराइजेशन कहते हैं, वो इसी दिन का काम है, इसी दौर का काम है। ठीक है? तो अब ज़िया ने जब अपना आउटलुक क्या दिया, इस्लामाइजेशन, तो क्या हुआ, पाकिस्तान की अब आउटलुक क्या चल रही है? कोई कहता है पाकिस्तानी मॉडरेट्स हैं, चंद सेक्टर पाकिस्तान की मॉडरेट्स हैं, चंद सेक्टर पाकिस्तान के सोशलाइज्ड हैं, कुछ चंद लोग पाकिस्तान के ऑर्थोडॉक्स सख्त मुसलमान हैं। और फिर उसके बाद आया आपके पास 2000 में मुशर्रफ, और मुशर्रफ ने औरतों को भी पैंट पहना दी और मर्दों को भी पैंट पहना दी। बात आ गई लिबरलिज्म की, आज़ादी की, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम। वो क्या किया, मुशर्रफ ने वो कर दिया कि जो कुछ करते हो, नाचते हो नाचो, गाने गाओ, जो जो कुछ। तो जो इस्लाम में बने थे, जो मॉडरेट लोग थे, अब वो ये चीज़ देखते थे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह से हमारे पास पाकिस्तान में आज जब देखते हैं तो पाकिस्तान में मिक्स आइडेंटिटी है। कुछ लोग आप देखते हैं मदरसों वाले होंगे, कुछ लोग नेक होंगे, इस्लाम के साथ कनेक्ट होंगे, कुछ लोग आप उनकी आइडियोलॉजी देखेंगे कि वो सोशलिस्ट होंगे, वो सोशलिज्म को मानेंगे, वो यही कहते होंगे कि पाकिस्तान को सारी स्टेट जो है अपने नाम खरीदनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को नहीं छोड़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोग आप देखेंगे कि बिल्कुल मॉडरेट होंगे, अपने काम से काम रखने वाले, इस्लाम को ट्रूली मानने वाले, चुपचाप किसी के काम में ना काम रखने वाले। और मोस्टली लोग आजकल आप देख रहे होंगे सीधे टिकटॉकर्स, लिबरल्स, जिनको जो फैमिली की तमीज़ है, जो कल्चर है, जो नॉर्म्स हैं, वो भी भूल चुके हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो आउटलुक है उसमें ये एक्सट्रीमिज़्म भी है, लिबरलिज़्म भी है, सोशलिज़्म भी है और मॉडर्न भी है। और हम फेल हो गए हैं कि पाकिस्तान फेल हो गया है कि प्रोड्यूस कर सके एक नेशनल आइडेंटिटी। तो ये नेशनल लैक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी भी पाकिस्तान जो है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आज़ाद हुआ था, लेकिन आज उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इंडिया सेकुलर है। एक्सक्यूज मी सर। जी, जी। सर वो ना लाइट का इशू था तो मामा ने ना वो पीछे से स्विच ऑफ करना था सब, तो क्लास एंड हो रही है तो मैं फिर पहले लीव कर दूं। मुझे आप तो भी हैं क्लास में ना, तो कैसे आपकी क्लास एंड होगी? सर वो कनेक्शन ऑफ करना है ना मामा ने, इस अच्छा, वजह। अच्छा, अच्छा। तो फिर आप आएँगी, जॉइन करेंगी कि नहीं? यस सर, अगर काम जल्दी हो गया तो मैं फौरन ज्वाइन कर लूंगी। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ना हो तो फिर आप लेक्चर सुन लें काइंडली। यस सर, ओके। अच्छा जी, तो ये जो लैक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी है, ये आपको समझ आई है कि लैक पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है, वो क्यों है? पाकिस्तान में एक आउटलुक क्यों नहीं है? देखें, एक ही महफ़िल में 4-5 बंदे हम बैठे होंगे। आप खुद ही सोचें, आप अपनी कज़िन्स में सोचें, आप अपनी फैमिली में सोचें, अगर आपकी अगर पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब से, किसी की मम्मा पंजाब से और फादर पठान है, या ऐसे ही आपस में अपने कल्चर में देखें, तो कुछ लोग पठान होते हुए भी मॉडरेट होंगे, कुछ पठान होते हुए बहुत सख्त किस्म के होते हैं।
और कुछ हमारे पास बिल्कुल लिबरल होते हैं। इसी तरह आप पंजाब में देखेंगे, आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में देखेंगे, आप अपनी महफ़िल में देखें, अपने दोस्तों में देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से सारे यूनिवर्सिटीज़ गए होंगे, आप में से आप कुछ लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त आप याद करें, कुछ लिबरल्स होंगे, कुछ सख्त होते हैं, कुछ नरम होते हैं। तो एक आइडेंटिटी हमारी छोड़ी नहीं है, और ये क्या? ये अपने इंटरेस्ट में। और इसी यूनिटी की वजह से आज पाकिस्तान जो बैकवर्ड है, जो ख़राब है, जो इश्यूज़ हैं हमारे पास, वो इस यूनिटी की वजह से है। कि पाकिस्तान में जो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहा। और इसके लिए अब एक प्रॉपर एजुकेशन की भी ज़रूरत है, और इसका सॉल्यूशन अब हमारे पास ये है कि पाकिस्तान को एक ही मॉडरेट आउटलुक दी जाए, कि पाकिस्तान जो है एक मॉडरेट आउटलुक हमारे पास जो है वो दी जाए, ना ऐसी इस्लामाइजेशन दी जाए कि वो ज़िया की तरह हो, जहाँ पे इल्ज़ाम लगें, जहाँ पे सख्तियाँ हों और इस्लाम को बदनाम किया जाए, जो ट्रू एसेंस ऑफ इस्लाम है वो ना पोर्ट्रे किया जाए, तो वो भी गलत है। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास ना सोशलिज़्म हो, क्योंकि इस्लाम में सोशलिज़्म है ही नहीं। इस्लाम एक मॉडरेट आउटलुक का दीन है, और वो उसी पे डिपेंड करता है, वो उसी पे ही चलता है। ठीक है? तो ये आपके पास जो नेशनल आइडेंटिटी का क्राइसिस है, ये भी आपका एक पॉलिटिकल एक इश्यू है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 5th है कि 6th है, हमारे पास वो है मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की। ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको पैटर्न और क्लाइंट रिलेशन में के साथ आपको मिलता-जुलता नज़र आएगा। जैसे कि मिलिट्री का देखें, आज आप देखते हैं, आज हम देखते हैं कि मिलिट्री आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग है। कोई सॉल्यूशन इनका किसी के पास नहीं है। चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो अगर ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, इमरान खान तीनों इकट्ठे भी हो जाए ना, तो इस मिलिट्री का आज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मज़बूत हैं। ये 1949 से आपके ऊपर मुसल्लत हैं, आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। पैटर्न क्लाइंट रिलेशन में क्या था कि इनके सारे ताल्लुकात इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ थे। इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने अंडर किया था। इन्होंने बिज़नेसमैन को, इन्होंने मालदारों को अपने अंडर किया हुआ था। और अभी जो मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की। ओलिगार्की ओलिगार्की कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, कि फ्यू पीपल्स की गवर्नमेंट। ठीक हो गया? और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की। देखिए, ये जितने कॉन्सेप्ट भी हैं, ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये मैंने अपने लेक्चर्स में नोट किए हुए हैं, ये मैंने खुद पढ़े हुए हैं, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है हसन अस्करी रिजवी का। हसन अस्करी रिजवी, ये एक ज़बरदस्त ऑथर है। आईआर के आपको कुछ कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी के डोमेन के, वो भी इनके मिलेंगे। ठीक हो गया? तो जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की है आपके पास हसन रिजवी की, तो वो कहते हैं कि पोस्ट पार्टीशन फेज में हम फेल हो गए कि कंट्रोल कर सकें अपनी मिलिट्री को और अपनी ब्यूरोक्रेसी को आफ्टर पार्टीशन। ठीक हो गया? और इंडिया ने हमारे पास ये एफिडेंटली किया था। ठीक हो गया? और जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो हमारे पास सिविल गवर्नमेंट आई थी। 14-15 साल वहाँ पे ब्रिटिश रहे, लेकिन जब उन्होंने संभाला तो इंडियन ने सही संभाला। लेकिन पाकिस्तान के केस में जो AIML है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है, वो फेल हो गई पहले 3-4 सालों में। आपने देखा कायदे आज़म फोत हो जाती हैं, लियाकत अली खान को शूट कर दिया जाता है, और उसके बाद हमारे पास मिलिट्री जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब हमारे पास कोई अच्छा इतना लीडर है नहीं कि वो हमारे पास पाकिस्तान को लेकर चल सके। तो वो हमारे पास क्या, पैट्रन क्लाइंट रिलेशन के साथ, मतलब मालदार लोगों के रिलेशन के साथ, और ब्यूरोक्रेसी के साथ सिविल वर्क पर कंट्रोल कर देती है। और ये कहते हुए कि सिविलियंस हमारे पास जो हैं, वो इतने, उस टाइम के सिविलियंस इतने मैच्योर, इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो हमारे पास पाकिस्तान को लेकर चलें, और उससे हमारे पास ये मिलिट्री कूप हमें नज़र आते हैं। फिर आप देखें ना, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब देखें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का जब हमारे पास रूल आया, मिलिट्री कूप आया, तो वो हमारे पास इन 2 कॉन्सेप्ट की वजह से आया। फिर आप देखते हैं कि 1958 से आपके पास याहिया खान है। ठीक हो गया? फिर 1956 में आपके पास अयूब खान थे। 1956 में अयूब खान थे। 1958 से याहिया खान लीड करते हैं। फिर उसके बाद 1970s में आपके पास आते हैं
70s में आपके पास आते हैं ज़ियाउल हक, ठीक हो गया। फिर ज़ियाउल हक 1987 तक चलते हैं। फिर आपके पास 1999 के बाद मुशर्रफ है, ठीक हो गया। वो 2008 और 9 तक चलते हैं। फिर उसके बाद आज भी 2008 के बाद भी, चाहे वो कियानी हो, चाहे वो आपके पास बाजवा हो, या आज आसिम मुनीर हो, देखिए है तो वो पीछे, लेकिन आज पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहा जाता है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी इसे कहते हैं कि आपने सीट पर तो कोई क्लाउन बिठाया हुआ है, लेकिन जो फैसले हैं वो पीछे आपकी वर्दी, आपका इंस्टीट्यूशन कर रहा है। तो ये हमारे पास जो था मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और ओलिगार्की का जो कॉन्सेप्ट था। और ये क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट, आपको पता है आपके जो सिस्टम है, आज आपका आधा मुल्क हमारे पास जो है वो चल रहा है। देखें जो ये सीएम्स वगैरह होते हैं, आप याद रखें सीएम, और सॉरी सीएम है, सीएम अब सीएम भी लगा लें, सीएम आपके एमपीएज, आपके एमएनएज, एमपीएज, एमपीए और आपके एमएनएज, ये इनकी एजुकेशन तक नहीं होती। आप खुद ही अपने ज़िले का कोई मैंने यार बहुत चंद हाथ होते हैं, आटे में नमक बराबर होते हैं, कि जो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं। आप सोचेंगे, आप खुद सोचें कि जो मालदार होंगे आपके इलाके का एमपी है, मैंने आप खुद सोचें, मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद सोचें एक आध एजुकेटेड निकल आएगा। बाकी आपका सीएम देखें, उसका पार्टी के साथ रिलेशन होगा, वो कोई मालदार फैमिली से रिलेटेड करेगा, कोई लैंडलॉर्ड होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, या उसका इन पार्टीज में कोई ना कोई लिंक होगा, ठीक हो गया। आपका एमपीए एमएनए देखें, वो आपके या ड्रग कार्टेल का मेंबर होगा, या कोई बड़ा बदमाश गुंडा होगा, और या आप एमएनए देखें, इन सब में आपके पास आटे में नमक के बराबर लोग जो होते हैं वो एजुकेटेड आते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर के मुल्क की बात नहीं कर रहा। तो ये लोग कैसे चलेंगे खुद को, ये कैसे चलाएंगे खुद को? ये तो मुल्क को नहीं चला सकते, इनको पॉलिसीज का क्या पता है। इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो मैट्रिक फेल होते हैं, जाली डिग्रियों पे होते हैं, मोस्टली मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। गदनशीन होते हैं, जाहिल होते हैं। सिंध के तो वडेरे हैं, वडेरों को आपको क्या पता क्या तारीफ, वो तो बचपन से इतने मालदार पैदा होते हैं कि उनको पढ़ने की क्या जरूरत। तो इनको फिर आके कौन चलाता है? इनको यही ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हमारे पास इनको चलाते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं इनको डिक्टेट करते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इनसे साइंस करवाते हैं। और इन ब्यूरोक्रेट पर किनका हाथ होता है? मिलिट्री। और मिलिट्री इनके बगैर नहीं चल सकती, ये मिलिट्री के साथ नहीं चल बगैर नहीं चल सकती। तो जब आप इंशाल्लाह आप में से कोई कामयाब हुआ पाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये आपका जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की ओलिगार्की है, कि ये वक्त के सर से आपके साथ, आपके ऊपर मुसल्लत हैं और ये रूल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी समझ आ गई आप लोगों को, उम्मीद है आपको समझ आ गई, इजी कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास पाकिस्तान में जो एक और इशू है वो है लैक ऑफ गुड गवर्नेंस। ऑलरेडी हम इसको टॉपिक कर चुके हैं। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस आपके पास क्या है कि आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हिसाब व किताब नहीं है, आपके पास इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम नहीं है। आप पॉलिसी से पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन उसमें डिलीवरी वाला मैकेनिज्म आपके पास बिल्कुल नहीं है। आपके जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो आपकी आउटडेटेड हैं, ठीक हो गया। रूल ऑफ लॉ आपके पास है नहीं, ठीक हो गया। इलेक्शन सिस्टम आपका फेल्ड है, इंस्टीट्यूशंस आपके काम नहीं कर रहे। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ, ये इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लैक ऑफ गुड गवर्नेंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किसे कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, एक देखें एक इलेक्शंस होते हैं आपके, हमारे मैंने आपको बात की, जो हम 5 साल बाद 4 साल बाद जाके वोट करते हैं। एक उससे पहले हमारे पास लोकल लेवल पे वोट कहते हैं, वोटिंग की जाती है, जिससे क्या होते हैं कि एक आम इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अपने मोहल्ले का, अपने इलाके वालों का ख्याल करता हूँ। और लोकल गवर्नमेंट में हर ज़िले में 5 से 7 छोटे-छोटे बंदे होते हैं। देखिए आपका मोहल्ला तो इतना बड़ा मोहल्ला